Assalamu alaikum students, how are you? Hopefully you will be fine. Today we are going to discuss IS 7, that is relating to the statement of cash flows. ठीक है, ये मतलब एक कंप्लीट स्टैंडर्ड जो है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसके एक कंपोनेंट को डील करता है. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो को, IS 7. ठीक है, कि कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, क्या क्या लाइन आइटम्स आएंगे उसमें. ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये स्टैंडर्ड्स हैं. कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, आपको पता है कि कैश फ्लो जब होती है उसके ना 3 मेजर कंपोनेंट्स हम उसमें उसके जो सब कंपोनेंट्स वो दिखा रहे होते हैं. पहले है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड. ठीक है, कैश फ्लो है क्या, बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट है. ठीक है, अब जो कैश होता है या कैश इन बैंक है, ये ब्लड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होता है. कि अगर किसी एंटिटी को हम मतलब इवेलुएट करें उसकी परफॉर्मेंस को, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू होती है. अगर हम देखें कि इस एंटिटी के पास कैश कितना है या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं, मतलब ये ट्रेड एंड अदर पेबल्स को कितनी पेमेंट्स करती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से कैसे पैसे रेज कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स में डिस्पोजल्स वगैरह से कितने पैसे आए हैं, एक्विजिशन कितनी कर रहे हैं, डिविडेंड कितना दिया है, नॉन कैश आइटम्स क्या क्या हैं. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों मतलब इवेल्युएशन जो है ना स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के थ्रू हो रही होती है. ठीक है, आपको मतलब अगर पता करना हो कि एक एंटिटी है वो मतलब किस तरीके से नॉन करंट एसेट में इन्वेस्ट कर रही है, ज़्यादा कर रही है, कम कर रही है, मतलब आपको उसका पता चल जाता है कि उसका फ्यूचर आउटलुक क्या है. ठीक है, अब वो अपने डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि मैंने जो है ना प्लाट लेना है, ये करना है, वो करना है, फलां करना है. ठीक है, लेकिन उससे रिलेटेड अभी उसने जो एक्टिविटीज़ हैं वो स्टार्ट नहीं की हैं. या लेट्स सपोज उसने कहा कि हमने इतने का प्लांट लिया, ये किया, वो किया, तो आप कैश फ्लो में जाके देखें क्या उससे रिलेटेड कोई कैश आउटफ्लो आ रहा है. ठीक, तो इस तरह की चीज़ें अगर आपने देखनी हो, मतलब जो बैंक्स के लिए ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, किसी भी एंटिटी की लोन सैंक्शन करने के लिए, कोई फैसिलिटी रिन्यू करने के लिए, फैसिलिटी देने के लिए, वो कैश फ्लो की स्टेटमेंट होती है. ठीक है, कि वो देखना चाह रहे हैं कि आया जिस एंटिटी को हम लोन देने जा रहे हैं क्या वो कैपेबल है कि वो वापस कर सके, उसके पास इतनी रसीट्स आती हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम कैश फ्लो के थ्रू बैंक वाले जो है ना इवेलुएट कर रहे होते हैं. अब इसको बनाने के बिना 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको देखने के लिए. ठीक है, मेन कंपोनेंट्स पे अगर आएँ तो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ें आपने किस क्या क्या चीज़ें देनी है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, इन्वेस्टिंग है और फाइनेंसिंग है. ऑपरेटिंग क्या है कि मेन रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी, एंड अदर एक्टिविटी दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. ठीक है, इंक्लूडिंग टैक्सेस पेड, रिसीव्ड अनलेस क्लियरली एट्रीब्यूटेबल टू इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कि वो तमाम एक्टिविटी जो आपके रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, जिससे आपका मतलब पैसे आ रहे हैं. ठीक है, पैसे आने से मुराद वो पैसे जो आपके बिजनेस ऑपरेशन से आ रहे हैं, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है कि ऐसी एक्टिविटी जो आपने कोई एसेट एक्वायर करने के लिए की तो आउटफ्लो हुआ. ठीक है, कोई सब्सिडरी आपने एक्वायर की तो अपने आउटफ्लो किया, एक्विजिशन करने के लिए कोई एसेट एक्वायर किया, या कोई आपने लॉन्ग टर्म एसेट को सेल कर दिया, कोई सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट थी उसको डाइवेस्ट कर दिया. ठीक है, तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपके अंडर हेडिंग में आप उनको ट्रांजेक्शन्स को प्रेजेंट कर रहे होंगे. ठीक है, दूसरा है, तीसरा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि ओनर्स के साथ, ठीक है, इक्विटी होल्डर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स जो हैं, उनके साथ ट्रांजैक्शन करने से ओरिजिनेट हुई हैं. जैसे कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल कर दिया. ठीक है, नए शेयर इशू कर दिए, राइट शेयर इशू कर दिए, कोई बोनस शेयर इशू किए जो कि कैश में कंसिड्रेशन आई है. ठीक है, या आपने क्या कोई डायरेक्टर्स जो कि शेयर होल्डर्स भी हैं उन्होंने कोई लोन दे दिया, आपने बैंक्स वगैरह की लोन की रीपेमेंट कर दी, कोई नया लोन ले लिया. ठीक है, लाजमी नहीं कि आपके शेयर होल्डर ही हों. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मतलब जिससे फाइनेंस रेज कर रही है कंपनी, वो बैंक से भी हो सकते हैं, वो शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, वो और भी अदर एंटिटीज़ हो सकती हैं जिनसे आप लोन रेज कर रहे हैं. तो उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो होगी, लाइन आइटम्स होंगे, वो आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में प्रेजेंट करने हैं. ठीक है, रिसीव्ड और पेड इंटरेस्ट
and dividend are disclosed separately and can be classified as operating, investing or financing activity based on their nature as long as they are consistently treated from period to period. अब देखेंगे ना, लेट्स सपोज आप 2-3 एंटिटीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लें, उनमें जो कैश फ्लो है उसमें किसी ने जो टैक्स पेड है या इंटरेस्ट पेड है या डिविडेंड पेड है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया है, किसी ने इन्वेस्टिंग में, किसी ने फाइनेंसिंग में। तो ये मतलब स्टैंडर्ड्स आपको जो है ना वो ओपिनियन वो दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है कि आप जिसमें भी दिखा लें, लेकिन फिर कंसिस्टेंटली दिखाएं। ये ना करेंगे 2022 में आपने जो डिविडेंड पे किया था वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो करवा दिया, लेकिन 2023 में जाके ऑपरेटिंग में नहीं। आप इसको कंसिस्टेंट लेके चलें, ठीक। उसके बाद है जी रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखें ना, जैसे ये है कोलगेट की मेरे पास अकाउंट्स ओपन है, अभी देखिए इन्होंने डिविडेंड पेड, ठीक है, ये किधर दिखाया है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में ड्यूरिंग द ईयर, जो भी इन्होंने डिविडेंड पे किया था वो। आप डिफरेंट एंटिटीज़ की उठा के देख लें, किसी ने आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दिखाया होगा, किसी ने शायद इन्वेस्टिंग में दिखाया हो, ठीक। तो ये आपने बस कंसिस्टेंटली दिखाना है। जैसे देखें ना, डिविडेंड पे किया था 23 में किया था, तो इन्होंने 23 में भी इधर ही शो करवाया था और 24 में भी यहीं शो करवाया। बस बेसिकली आपने कंसिस्टेंसी जो है ना वो बरकरार रखनी है। उसके बाद है जी रिपोर्टिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैन बी रिपोर्टेड यूजिंग द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है जी, डायरेक्ट मेथड है कि आपने जो कैश फ्लो स्टार्ट करनी है ना वो करनी है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, मतलब आपने स्टार्ट से ही ना कैश आइटम्स को लेके चलना है। आपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड लेवीज से स्टार्ट नहीं करना, आपने कैश से करना है। क्योंकि देखें प्रॉफिट तक आते आते ना, जब अगर प्रॉफिट से शुरू करते हैं तो उसमें तो बड़ी नॉन कैश आइटम्स भी आप कंसीडर कर रहे होते हैं, जैसे कि कोई डेप्रीसिएशन है, कोई इम्पेयरमेंट लॉस की रिवर्सल है, कोई राइट ऑफ की हैं चीज़ें वो हैं, ठीक है। तो आप नॉन कैश आइटम, नोशनल आइटम्स भी कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है उसमें आप डायरेक्ट कैश कि कैश का इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, उधर से स्टार्ट में देखें ना। सबसे ज़्यादा कैश मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर देखें हम कस्टमर से आता है, तो आपने कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर से स्टार्ट करना है। अब ये कैसे फिगर आती है, या आप कैश डेटर्स का लेजर उठा लें, ठीक है। डेटर्स का लेजर का ओपनिंग ये था जी, क्लोजिंग ये है, सेल इतनी हुई, बैलेंसिंग फिगर क्या है जी, कस्टमर से पैसे आए हैं, ठीक है। दूसरा क्या, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू एम्प्लॉयज़, जो मेजर आपके एक्सपेंसेस हैं। बेसिकली डायरेक्ट मेथड में आप कैश आउटफ्लो और इनफ्लो को लेके चल रहे होते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप, और एंड में फिगर आ जाती है आपकी नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं कि जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हेड में आप शुरू करते हैं प्रॉफिट बिफोर लेस, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स और इंटरेस्ट से, ठीक है। और इसमें फिर आप जो है ना नॉन कैश आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं, चेंजेस इन जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी जिन्हें आप वर्किंग कैपिटल कहते हैं उनको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। changes during the period in inventories, operating receivable, payables, non-cash items such as depreciation, provision, deferred tax, unrealized foreign currency gain loss, ये सारी चीज़ें आप जो हैं उसमें एडजस्ट करते हैं। मतलब आप कैश वाली फिगर पे पहुंचना चाह रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। ऑल अदर आइटम्स फॉर विच द कैश इफेक्ट्स आर इन्वेस्टिंग आर फाइनेंसिंग कैश फ्लो, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर लॉस से शुरू करते हैं और आप नॉन कैश और अदर आइटम्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और आप जो है वर्किंग कैपिटल चेंजेस को कंसीडर करते हैं, और तमाम वो आइटम्स जो कि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड हैं उनके अलावा आप तमाम चीज़ों को जो है अपने इधर कंसीडर करते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है कि जो आप कैश फ्लो को स्टार्ट करते हैं किधर से, प्रॉफिट बिफोर लॉस या इंटरेस्ट से। जैसे कि देखें कोलगेट के अकाउंट्स में हम देखें तो इन्होंने क्या, कौन सा मेथड अप्लाई किया हुआ है, इन्होंने डायरेक्ट मेथड अप्लाई किया हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बड़ी एक अच्छी चीज़ मिल गई है, वरना मोस्टली जो है ना वो इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर मैं एक दो और अकाउंट्स आपको खोल के दूँ, बेस्ट वे सीमेंट्स हैं, ठीक है। इसमें आप देखें तो कैश फ्लो कौन से मेथड से बनी हुई है, अभी हम देख लेते हैं। इन्होंने ये देखो कैश फ्लो बिफोर, इन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू किया है, ये इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। और डायरेक्ट मेथड क्या है, जिसमें आपने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन या कैश जनरेटेड फ्रॉम कस्टमर्स वगैरह से उधर से स्टार्ट किया। अच्छा लाजमी नहीं है, ये भी हो सकता है कि इन्होंने ना कई दफ़ा ऐसा होता है कि कैश फ्लो की ना लाइन आइटम ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो है ये, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इधर से लेके इधर तक
ये जो है ना हम अलग नोट में शो करवा देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक बनी हुई ये कोलगेट की भी इनडायरेक्ट मेथड पे ही है, लेकिन उन्होंने इधर से स्टार्ट किया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये नोट जो है ना इधर से स्टार्ट किया कैश फ्लो, ठीक है। नोट 33 में अगर हम जाके देखें तो भी पता चल जाएगा कि इन्होंने डायरेक्ट मेथड से बनाई है, इनडायरेक्ट से। इन्होंने बेसिकली सारा काम, कैश फ्लो का मतलब एक पेज ही होता है ना, तो इन्होंने इनका पेज पूरे शायद ना आ रहे हो लाइन आइटम, इसलिए इन्होंने वो है उसको अलग से एक नोट में शो करवा दिया। जैसे कि अगर हम 33 नोट पे जाएं तो पता चल जाएगा हमें, बिल्कुल ठीक है। प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड फाइनल टैक्स से ही स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने, मतलब इन्होंने इनडायरेक्ट मेथड ही अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद ये अमेंडमेंट्स आई हुई हैं, ये देख लीजिए, ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म वेयर द ओरिजिनल मैच्योरिटी इज 3 months और लेस irrespective of maturity timing post balance date, highly liquid investment readily convertible to known amount of cash subject to insignificant risk of changes in value। ये आपके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं। बेसिकली जो कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी होती है ना, वो भी हम ये डिटरमाइन करते हैं कि किन किन चीज़ों को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेंगे, जो कि रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश हैं, जिनकी मैच्योरिटी 3 month की है, जैसे कि टीडीआर वगैरह होते हैं, ठीक है, या जिनकी वैल्यू में वक्त के साथ कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, इनसिग्निफिकेंट रिस्क है उनकी वैल्यू में चेंज होने में। कि देखें ना, बैंक में पैसे पड़े हैं तो पड़े हैं, साल बाद पड़े हैं तो भी इतने ही पड़े हैं, 1.5 साल बाद तो भी, 2 साल बाद तो भी, अनलेस अनटिल कि आप उनको यूज़ कर लें, या जो है ना बैंक उन पे कोई, आपने कोई लोन छोड़ लिया, बैंक पैसे काट ले, तो मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इनसिग्निफिकेंट रिस्क होता है। तो ये सारे आपके क्या हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं, ठीक है। कंसिडरेशन टू नोट, कंसिडरेशन क्या है जी नोट करने के लिए? नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी मस्ट बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, ठीक है। नॉन कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो है ना, लेट्स सपोज देखें ना, आपने बोनस शेयर इशू कर दिए और अदर देन कैश इशू किए हैं, नॉन कैश कंसिडरेशन ली है, तो आपने उनको डिस्क्लोज करना है, अलग से बताना है कि क्या वो चीज़ें थी। या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आपने क्या की है कि एक सब्सिडरी एक्वायर की है, लेकिन वो बस कुछ इस अरेंजमेंट से एक्वायर की है कि आपने किसी से पैसे लेने थे, वो एडजस्ट करवा लिए, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, आपने उनको सेपरेट नोट में बताना है। कैश फ्लो मस्ट बी रिपोर्टेड ग्रॉस, ग्रॉस बताना है, ये नहीं कि नेट नहीं, ग्रॉस, ठीक है। सेट ऑफ इज ओनली परमिटेड इन वेरी लिमिटेड केसेस एंड एडिशनल डिस्क्लोजर्स आर रिक्वायर्ड अंडर IS 7.24 फॉर एग्जांपल रिलेटिंग टू टर्म डिपॉजिट एंड लोन्स। अगर आपने नेट दिखाना है तो उनको ना आपने फिर बताना है कि इसकी ग्रॉस अमाउंट क्या थी, ठीक है। ये चीज़ें आपने देखनी है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एट द रेट एट द डेट ऑफ कैश फ्लो, कि फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन होगी, वो अपने डेट ऑफ ट्रांजैक्शन की रेट के हिसाब से उसको कैश फ्लो अपने रिपोर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि बाद में तो देखें, अगर वो मॉनेटरी आइटम्स है या नॉन मॉनेटरी है तो आप उसको चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपने कैश फ्लो में क्या, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का जो रेट है वही आपने इनकॉर्पोरेट करना है। जो स्टूडेंट्स WFR एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं उनको आइडिया है कि आप जब कंसोलिडेटेड कैश फ्लो बनाते हैं तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन का जो एक्सचेंज रेट है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक एडिशनल डिस्क्लोजर आर रिक्वायर्ड। आपने कोई सब्सिडरी एक्वायर की या डिस्पोज की, उससे रिलेटेड कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, तो आपने सेपरेटली डिस्क्लोज करना है और उसको आपने किधर प्रेजेंट करता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। ओनली शो कैश फ्लो बिटवीन द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी, आपने इन्वेस्टर और इन्वेस्टी से रिलेटेड जो कैश फ्लो है वो प्रेजेंट करना है। वेयर द equity method is used for joint venture and associate, the statement of cash flow should only show cash flow between the investor and investee। देखिए इक्विटी मेथड का आपको पता है ना कि जब IS 28 अप्लाई होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रखना है, ठीक है, फिर शेयर फ्रॉम एसोसिएट रिकग्नाइज करते जाना है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि आपने उससे रिलेटेड जो सिर्फ कैश का फ्लो हो ना वही इनकॉर्पोरेट करना है अकाउंट्स में। उसके बाद है जी डिस्क्लोज कैश नॉट अवेलेबल फॉर यूज़ बाय द ग्रुप। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने जो ग्रुप होता है ना उसमें NCI का भी राइट होता है, या उसमें कोई इस तरह का एग्रीमेंट हुआ होता है कि उसमें लिखा होता है कि ये जितना ये कैश है ना, लेट्स वो 90 मिलियन है, इसमें से जो पेरेंट कंपनी है वो सिर्फ 57 मिलियन ही यूज़ कर सकती है, बाकी क्या है जी, बाकी पे कोई लियन मॉर्टगेज चार्ज या कोई एग्रीमेंट हुआ मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। तो इस केस में आपने उसको डिस्क्लोज करना है कि आउट ऑफ दिस अमाउंट जो है ना, इतनी अमाउंट जो हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, ग्रुप यूज़ नहीं कर सकता। या देखें ना, वो जैसे होते हैं कि
प्रोविडेंट फंड वगैरह हैं आपके, ठीक है। मतलब आपने कोई अलग एंटिटी क्रिएट की हुई है जो कि रिपोर्टिंग आइस 26 के अंडर होती है। इस केस में जो कैश वगैरह है वो आपका नहीं है बल्कि उस एंटिटी का है, तो आपने वो बताना है उसको। एसेट एंड लाइबिलिटी डोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी जनरली इंक्लूड एन एलिमेंट ऑफ अनरियलिस्टिक एक्सचेंज रेट डिफरेंस एट द रिपोर्टिंग डेट। कि जो एसेट और लाइबिलिटी होती है ना, वो जब आप ट्रेड एंड अदर पेबल्स की चेंज ले रहे होते हैं तो उनमें ना फॉरेन एक्सचेंज गेन का इम्पैक्ट होता है, ठीक है, रिपोर्टिंग डेट पे। तो आपने इस तरह की चीज़ों को भी देखना है, तो आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैश फ्लो में। मतलब क्योंकि नॉन कैश आइटम है ना, तो आपने इसको थोड़ा सा जो है ना देखना होता है। लेट्स सपोज देखें ना, आपने जो ये लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हमने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल नहीं ना, तो ये ट्रेड एंड अदर पेबल्स में ना कुछ लेट्स सपोज फॉरेन पेबल भी थे, तो आपने चेंज लिया ना आपने, तो भाई पिछली बैलेंस शीट पे ये वैल्यू थी, अब ये है, इन दोनों का चेंज ये आ गया, आपने तो ये चेंज ले ली प्लस माइनस। लेकिन अब इनमें आपको पता है कि आपने ट्रेड एंड अदर पेबल्स में तो कोई मॉनिटरी आइटम्स थे, उनको आपने रीमेजर किया, उन पे एक्सचेंज गेन या लॉस रिकॉर्ड किया हुआ है, ठीक है। तो आपने फिर क्या, इधर वही अमाउंट लेनी है चेंजेस वाली, लेकिन आपने फिर फेयर वैल्यू गेन लॉस जो होता है ना, मतलब आपका जो है उससे रिलेटेड एक्सचेंज गेन या लॉस, वो आपने इधर नॉन कैश आइटम में एडजस्ट कर देना है। तो जब आप उधर इसको इधर एडजस्ट कर देंगे तो इधर वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, वरना आपकी कैश फ्लो आउट हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है डिस्क्लोज टू द component disclose the component of cash and cash equivalent and provide a reconciliation back to the statement of financial position amount if required। ठीक है, आपके जो वो बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि देखें ना, ये देखा आपका जो लिखा हुआ है आपने कि मेरे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने हैं जी, ये 16 मिलियन, 8 मिलियन के नेगेटिव में, ठीक है। तो आपकी जो फेस है ना उस पर भी इतने ही आने चाहिए, ठीक है। ये जैसे हम ये देख लें कि कोलगेट के अकाउंट्स में ये देखो, आप बता रहे हो कि मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर कितने हैं, 5030,961, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको कह रहा हूँ कि 5 बिलियन के हैं ये, ठीक है। तो इनकी जो फेस है ना बैलेंस शीट की, उस पर भी इतने ही आने चाहिए। ये देखें 5030 इतने ही आ रहे हैं, ठीक है। या अगर इसमें कोई डिफरेंस हो तो आपने नीचे नोट में बताना है। डिफरेंस क्या हो सकता है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपने ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैंक में पैसे पड़े होते हैं आपके, लेकिन आपने ना बैंक से ओवर ड्रान भी किया होता है, ओडी जिसे आप कहते हैं, ठीक है। ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, रनिंग फाइनेंस यूज़ कर रहे हैं, तो आपने वो नेट करके दिखाने हैं, ठीक है। मतलब आप इस तरह दिखाओगे, देखना आप कह रहे हैं कि मेरे पास जो है ना 50 मिलियन या 5 अरब रुपए पड़े हैं कैश एंड बैंक में, लेकिन आप अगर ट्रेड एंड अदर लाइबिलिटीज़ में जाएं तो पता चलता है जी मेरी जो शॉर्ट टर्म बोरविंग है ना, इधर इनकी नहीं आ रही, ठीक है, वो मेरी 3 बिलियन की तो वो है। तो अगर इसको नेट करें तो बेसिकली तो आपके पास बैंक में 2 बिलियन पड़े हुए हैं। तो आपने एक मतलब यूजर्स को एक अच्छी चीज़ प्रेजेंट करने के लिए आपने इसको नेट करके दिखाना है, ठीक है। उसके बाद है डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन अबाउट सप्लायर फाइनेंस अरेंजमेंट। ये भी एक नई अमेंडमेंट से आपने उसको डिस्क्लोज करना है। सप्लायर से अगर आप कोई फाइनेंस ले रहे हैं ना साथ, ठीक है, तो आपने उसको भी जो है वो डिस्क्लोज करना है, और अपना जो एंटिटीज़ का एक्सपोजर टू लिक्विडिटी रिस्क है ना, उसमें भी उसके इम्पैक्ट लेना है, जो आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जो नोट होता है उधर भी आपने उसको अमेंड करना है। उसके बाद है नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड शुड बी डिस्क्लोज्ड एल्सवेयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखें, इधर वो कह रहे थे कि नॉन कैश का भी हमने कहीं पढ़ा है जिक्र, जिसमें वो कह रहे थे कि नॉन कैश आइटम आपने अलग से बतानी है। चलिए इसको देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि नॉन कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जो भी होंगी ना, आपने उनको क्या करना है, अलग से, मतलब कैश फ्लो में नहीं दिखानी बल्कि उनको अलग से नोट्स में बताना है, ठीक है। उसके बाद है जी डिस्क्लोज चेंजेस इन लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन चेंजेस फ्रॉम फाइनेंसिंग कैश फ्लो, ठीक है।
चेंजेस इन लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब कोई बैंक से लोन वगैरह लिए हुए हैं, उसमें क्या करना है, आपने फाइनेंसिंग कैश फ्लो बताने हैं, ऑब्टेनिंग और लूजिंग कंट्रोल ऑफ सब्सिडरीज अगर आपके उससे रिलेटेड है तो वो आपने बतानी है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज वो बताना है, फेयर वैल्यू मूवमेंट बतानी है, अदर चेंजेस बतानी है, तो ये चीज़ें आपने बतानी है, ठीक है। अब ये फॉरेन फेयर वैल्यू मूवमेंट और जो है फॉरेन एक्सचेंज, ये आपकी जजमेंट है, आप इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी नॉन कैश आइटम्स जो है उधर भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद जी, कैश पेमेंट मेड बाय लेसी फॉर द रिडक्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कि अगर आपने कोई लीज़ वगैरह ली हुई है तो उससे रिलेटेड अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं लीज़ के प्रिंसिपल की पेमेंट मार्कअप की, तो वो आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में शो करवानी, ठीक है जी। ओके जी, ये स्टैंडर्ड था ये 7। मैंने आपको कोशिश की है कि एक जो है ना क्विक ओवरव्यू दिया जाए कि कैसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख रहे होते हैं, ठीक है, क्या क्या लाइन आइटम्स उसमें इंक्लूड करते हैं, प्रैक्टिकली इसको कैसे लेकर चलते हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा आपको स्टैंडर्ड देखें, ठीक है, स्टैंडर्ड से लाजमी पढ़ें, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ना स्टैंडर्ड में बड़ी क्लियर लिखी होती हैं और लाजमी नहीं है कि जो समरी है इसमें वो इनकॉर्पोरेट हो रही हो, लेकिन बेसिक एक ओवरव्यू जो है वो यही है, ठीक है। और दूसरा, आप जो है ना किसी भी एंटिटीज़ के 3-4 के जो कैश फ्लो देखें तो आपको इंशाल्लाह चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी। ओके जी, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।